कहानी के पार्ट 1 में हमने देखा था कि सोनम का पति राजीव सोनम से कुछ कहना चाहता था। आखिर आज वो क्या कहना चाहता था? राजीव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जानता हूँ कि तुम्हारी नजरों में मेरी कोई इज्जत नहीं है, कि अपनी उम्र के फर्क को जानते हुए भी तुमसे शादी की, तुम्हारे घर वालों को भी पैसे देकर राजी कर लिया। तभी सोनम ने एकदम से बात काटते हुए उसकी तरफ देखे बिना कहा, ये सब मैं जानती हूँ, यही बात कहनी थी तो रहने दो, क्योंकि मैं ये सुनकर अपने जख्म हरे नहीं करना चाहती हूँ। तो राजीव ने कहा, नहीं, ये नहीं कहना था। अब जो कहने जा रहा हूँ वो सुनो। भव्या मेरी जान है, उससे बहुत प्यार करता हूँ मैं। उसकी जरूरत का हर सामान उसके कहने से पहले ही उसके कदमों में डाल देता हूँ। लेकिन अमीर और इतना काबिल होने के बाद भी मैं अपनी जिंदगी नहीं खरीद सकता। सोनम ने अब उसकी तरफ देखा और बोली, मतलब? राजीव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मतलब मैं ज्यादा नहीं जीने वाला। भव्या की माँ के गुजरने के बाद बहुत नशा करने लगा था, लीवर बेकाम हो चुके थे। कभी भी अपनी बेटी को अकेले छोड़कर चला जाऊंगा अपनी पत्नी के पास। ये सुनकर सोनम की आंखें डबडबा आई और गुस्से से उसने मुंह फेर लिया। इसी कच्ची उम्र में पूरी जिंदगी इस आदमी ने बर्बाद कर दी थी। तब राजीव बोला, जानता हूं तुम्हारी माफी के लायक नहीं हूं। पहले जबरदस्ती शादी की और अब विधवा बनाकर चला जाऊंगा तुम्हें। इतनी सी उम्र में तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ेगा, सिर्फ मेरी वजह से। लेकिन मुझे माफी नहीं चाहिए तुम्हारी। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं बहुत ही स्वार्थी आदमी हूँ, लेकिन औलाद का सवाल हो तो स्वार्थी होना पड़ता है। भव्या की दोनों बुआ उसे पसंद नहीं करती, सिर्फ दिखावा मात्र है। उन्हें मालूम है कि मैं बीमार हूं और वो इंतजार भी इसी दिन का कर रही है, जब मैं ये दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा और ये सारी प्रॉपर्टी वो हासिल कर लेगी। माँ पापा को वादा किया था कि उनका हमेशा ख्याल रखूंगा, इसलिए सब जानते हुए भी कुछ कहता नहीं हूँ। जानती हो, जिस रोज तुमने भव्या को बदमाशों से बचाया, उस रोज तुम मेरी नजर में आ गई थी, अपने लिए नहीं, भव्या के लिए। वो सारा खेल भी उसकी दोनों बुआ का ही रचाया हुआ था। मैं कभी भी भव्या को उनके साथ अकेले बाहर जाना नहीं देता। उस रोज जब फोन करने पर पता लगा कि वो अपनी बुआ के साथ बाहर गई है, तो माथा ठनका। जल्दी ही सब काम छोड़कर मैं भागा, लेकिन अगर तुम ना होती तो उस रोज मेरे पहुंचने तक मेरी बच्ची गायब हो चुकी होती। तुम्हारा निस्वार्थ रूप से उसकी मदद करना ही मुझे भा गया और मैंने तुम्हें चुन लिया। भव्या का ख्याल तुम अच्छे से रख सकती हो, फिर चाहे मैं रहूं या ना रहूं, तुम पर भरोसा है मुझे। ये सुनकर सोनम चुप रही। राजीव थोड़ा ठहर कर फिर बोला, सारी प्रॉपर्टी भव्या के नाम है, यही वजह है कि वो टारगेट पर है। मैं इसीलिए ये सब कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि अब ज्यादा जिंदगी बची है मेरे पास। मेरी बेटी को उसकी बुआ से बचा कर रखना, प्लीज। मान रखना मेरे भरोसे का। सोनम ने सिर हिलाकर सहमति जता दी और बाहर निकल गई। अगले कुछ दिनों भव्या को सोनम ने राजीव के पास ही रहने दिया और खुद भव्या को सुरक्षित रखने के लिए तरीके सोचने लगी। और उधर आयान कॉन्सर्ट के बाद आया तो समा उसके आगे पीछे घूमने लगी। समा अयान के चाचा की लड़की थी और हमेशा से ही अयान को अपना बनाने के ख्वाब देखती आई है। अयान को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो उससे दूर ही भागा भागा फिरता था। तभी समा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, थक गई हो ना, कंधे दबा दूं? तो अयान ने उसके हाथ हटाते हुए कहा, तुम बस एक काम कर दो, हमारे लौटते ही हमारे सर पर सवार मत हुआ करो, बस यही एक मदद चाहिए तुमसे। तो समा दिखावे का गुस्सा करते हुए बोले, तुम ऐसा रूखा क्यों बिहेव करते हो? पता भी है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र है। तभी अयान ने चिढ़कर कहा, और हम नहीं चाहते कि आप हमारी फिक्र करें। तो समा ने बेशर्मी की तरह दांत दिखाते हुए कहा, उफ अल्लाह, तुम्हारा गुस्सा, मैं सदके जाऊं। अयान ने अब गुस्से से उसका हाथ पकड़ा और उसे रूम से बाहर करते हुए दरवाजा बंद कर दिया। समा बाहर से ही बोली, कर लो, आज दरवाजा बंद कर लो, एक दिन तो हम साथ में होंगे। तभी अयान ने अंदर से कहा, ख्वाब देखने पर सभी का हक है, लेकिन जब ये टूटे तो हमसे शिकायत ना करना। अयान ने अब तेज म्यूजिक ऑन कर लिया, जिससे बाहर से समा की बक बक सुनाई नहीं दे। समा ने दरवाजे पर हाथ मारा और वहां से हटते हुए बोली, मोहब्बत का दुश्मन,
इतनी खूबसूरत लड़की हूँ और एक नज़र देखता तक नहीं। अब बयान म्यूजिक के साथ ही साथ गाने गुनगुनाते हुए ड्रेस चेंज करने लगा। अयान के अब्बा काजी थे, लोग बड़ी इज्जत करते थे उनकी, और अयान ने तो अपना अलग ही मुकाम हासिल कर लिया था। 27 साल की उम्र में ही वो बहुत ही फेमस हो चुका था। हालांकि देखने से 23-24 साल का ही नजर आता था। एक रोज एक रोज के बाद हुड्डी वाला लड़का एक मकान के अंदर था और दो लोगों को रोड से बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा था। उनकी बीवी उन्हें बार बार बचाने आ रही थी, तो उन्हें जब चोट लगने लगी तो वो दोनों आदमी खुद ही उनके पीछे धकेल देते। जब वो दोनों उठने लायक नहीं रह गए तो हुड्डी वाला रुक गया और पानी पीने लगा। उसमें से एक आदमी बोला, कौन हो तुम और कैसे इंसान हो तुम? हमारी इतनी बुरी हालत बनाकर पानी पी रहे हो आराम से। शर्म नहीं आती तुम्हें? दया भी नहीं है तुम्हारे अंदर? हमारी बीवी कैसे रहेगी हमारे बिना? अब वो पानी पीते पीते रुक गया। वो हुड्डी वाला लड़का और बोला, दया और शर्म नहीं, नहीं है मुझ में शर्म। वो कुछ सोचता सा वो कुछ सोचता सा बोला, और क्या कहा? दया? दया है, अभी थोड़ी सी, इसलिए तुम्हारी बीवी को तुम्हारे बिना तो नहीं रहने दूंगा। आदमी खुश हो गए तो वो हुड्डी वाला लड़का बोतल फेंकते हुए बोला, बीवी भी तुम दोनों के साथ ही रहेगी, ऐसे कैसे उन्हें अकेला छोड़ दूंगा? हुड्डी वाले ने चाकू उठाया और उन दोनों की आंखों के सामने ही उनकी बीवी को चाकू से मार दिया। वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन उस पर कोई असर नहीं था। उन्हें मारकर वह चाकू लेकर उन आदमियों के पास गया। उनके हाथ में वो चाकू पकड़ाते हुए बोला, बहुत बुरा लग रहा है ना इस वक्त? फीलिंग को बयां नहीं कर सकते? जानने की इच्छा होगी ना कि क्यों, आखिर क्यों हो रहा है ये सब तुम्हारे साथ? जानो, जब मर ही रहे हो तो बता देता हूँ। याद आ रहा है कि सालों पहले एक आदमी तुम्हारे सीने पर सवार था और उसको तुम्हारे साथी ने सीने में गोली मार दी थी। फिर चलते चलते है उनकी बीवी को भी मार दिया था। अब इस समय से आंखें फाड़े उनकी तरफ देखने लगा तो वह बोला, देखो मत, पहचानने की कोशिश बेकार है। उस रोज तुम लोगों से एक गलती हो गई थी। वहां एक बच्चा भी मौजूद था जिसे तुमने देखा भी नहीं था और जिंदा छोड़ दिया था। वही हूं मैं। गुड बाय। यह कहकर वह बाहर निकल गया। जाते जाते घर पर तिल्ली जलाकर फेंक दी और पूरा घर धू धू करके जल गया। बुढ़ी वाला लड़का लोगों के वहां पहुंचने से पहले गायब हो चुका था। आग बुझाने में काफी वक्त लग गया। अब तक वहां कोई जिंदा नहीं बचा था। पुलिस एक बार फिर हाथ मलती रह गई। सुबह से ही न्यूज में एक बार फिर यही खबर छाई हुई थी। सोनम को न्यूज सुनकर उस रोज की घटना याद आ गई थी और साथ ही एक ख्याल कि ये इंसान बुरा है या अच्छा। उस रोज जो भी किया वो ठीक किया, लेकिन मुझे भी मुझे छोड़ भी दिया, हेल्प भी की। अगर वो किसी को भी बिना वजह मार देता है तो मुझे भी तो मार देता। क्या वो बिना किसी को बिना वजह नहीं मारता? कुछ गलत करने वालों को ही मारता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। प्रदीप उधर दूसरी तरफ प्रदीप भी सोच में पड़ा था और सोई हुई सोनम को देख रहा था। उस रोज उसने भी तो देखा ही था कि इस किलर को, लेकिन पहचान नहीं सकता था। वो सोनम को देख रहा था और सोच रहा था कि तुम यहाँ अपने परिवार के बिना अकेली हो, फिर भी मेरे साथ हो, पर वहां तुम्हारी बहन अकेली है, बिल्कुल अकेली। बहुत बुरे हैं तुम्हारे चाचा चाची, गलत किया उनके साथ, पर तुम्हें गलत किया उसके साथ, पर तुम्हें इस हालत में वहां भेजकर रिस्क नहीं ले सकता। अभी एक के साथ गलत हुआ, अगर तुम इस हालत में पहुंची तो न जाने तुम्हारे साथ क्या करेंगे। मैं तुम्हें लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता। सोनम हमेशा से गंभीर और संजीदा रहती आई है, वो हैंडल कर लेगी सिचुएशन को। पर तुम तो ऐसी ही अलहड़ रही हो। माँ बाप बहन तो तुम्हें ऐसे स्वीकार कर लेंगे, पर चाचा चाची किसी कीमत पर नहीं। तुम यहीं सेफ हो। जब तक ठीक नहीं हो जाता मैं तुम्हें जब तक ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। और इधर हुड्डी वाला लड़का कुछ दिन बीतने पर अब अपने माँ बाप के तीसरे हत्यारे को कत्ल करने के लिए ताक में था। सिर्फ उचित समय की तलाश में था। एक रात बाहर निकलकर यूं ही घूम रहा था, तभी उसने देखा कि एक लड़की के पीछे कुछ लोग पड़े हैं। वो भाग रही थी, लेकिन फिर उन लोगों की पकड़ में आ गई और वे उसे मारते हुए कुछ पूछने लगे, पर शायद वह लड़की अपना मुंह खोलने को राजी नहीं थी। इसी वजह से वे उसे मारे जा रहे थे। रोड साइड की लाइट कभी जल रही थी तो कभी बुझ रही थी। इसी वजह से आंखें चुंधिया रही थी
और कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। तभी एक आदमी बोला, कहाँ है बच्ची? लड़की ने कुछ नहीं कहा। उस आदमी ने उसके गाल को बुरी तरह दबाते हुए बोला। लड़की ने कुछ नहीं कहा तो उन्होंने उसे एक थप्पड़ मारते हुए दीवार की तरफ धक्का दे दिया। हुड्डी वाला लड़का कुछ देर तो ये सब तमाशा देखता रहा, फिर अनायास से उस तरफ बढ़ गया। वहां पहुंचा तभी एक आदमी ने दीवार से लगकर खड़ी हुई लड़की के बाल पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और उसे बालों से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, बोलती क्यों नहीं है, गूंगी है? हुड्डी वाला लड़का ऑन ऑफ होती लाइट में उस लड़की के चेहरे को देखता ही रह गया। वो सादगी से भरी लड़की कितनी खूबसूरत लग रही थी। हिरनी जैसी आंखें, पर उस आंखों में कोई खौफ नहीं, न ही इतनी मार खाने के बाद कोई आंसू की बूंद। उस लड़की ने अब भी कुछ नहीं कहा तो उस बदमाश ने जैसे ही उस लड़की का सिर दीवार से मारना चाहा, वो हुड्डी वाला लड़का तत्काल आगे बढ़ गया और दीवार पर अपनी हथेली रख दी। लड़की का सिर उसकी हथेली से लगकर रह गया। हुड्डी वाले ने उछलते हुए पैर चलाया और एक लात में ही वो आदमी चित होकर नीचे गिर पड़ा। दूसरा साथी आगे बढ़ा तो हुड्डी वाले ने पलक झपकते ही उसकी गर्दन पकड़कर उसे जोर से दीवार में लगा दिया। उसे पीठ की हड्डी चटकने जैसा दर्द हुआ था। तीसरे ने मौका पाकर सीधा उस लड़की का मुंह दबाकर उसे हटा ले जाना चाहा, पर हुड्डी वाले लड़के ने लड़की का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए एक लात उस आदमी के मुंह पर जमा दिया। जबड़ा हिल गया था उसका। लड़की और जोर से खींचे जाने की वजह से सीधे हुड्डी वाले के सीने से जा लगी। वह फौरन उससे दूर हो गई और रोड की तरफ जाने को कदम बढ़ाया। वो आदमी फिर से उठकर उस लड़की की तरफ बढ़े तो हुड्डी वाले ने उन्हें मारते हुए कहा, तुम्हें उससे जो भी प्रॉब्लम है, पर उसके पीछे जाने की गलती मत करना, जाने दो उसे। एक आदमी बोला, क्यों? बॉडीगार्ड लग रहा है तू उसका? हुड्डी वाले ने उसके मुंह पर मारते हुए कहा, सवाल जवाब पसंद नहीं मुझे। तीसरे ने उठकर पीछे से उस पर वार करना चाहा तो वो झुककर हल्का सा तिरछा हो गया और उसे कंधों पर से उठाकर जैसे जमीन पर पटकते हुए उसके सीने पर पैर रख दिया और पलक झपकते ही उसके हाथ को तोड़ दिया। बाकी के दोनों ये देखकर उसकी तरफ बढ़े और बोले, है कौन तू? हुड्डी वाले ने उन्हें भी मार पीट कर अधमरा करते हुए आग लगा दी और बोला, मौत, तुम लोगों की हस्ती को जलाकर खाक में मिलाने वाला। अब वो लड़की ऑटो में बैठकर निकलने लगी। तब उसकी नजर मिरर में पड़ी। वो हुड्डी वाला इंसान अब रोड के दूसरी साइड से जाने के लिए मुड़ा था, यानी अब तक वो उसके ऑटो में बैठ जाने का इंतजार कर रहा था। वो लड़की सोनम थी और अब सोनम सीट से चिपक गई थी और पर्स को कसकर पकड़ लिया था। वो गुंडे भव्या के बारे में जानना चाहते थे, जिसे सोनम ने हॉस्टल में डाल दिया था और घर में किसी को भी नहीं मालूम था कि कौन से हॉस्टल में सोनम ने उसे डाला है, इसी शहर में या फिर किसी दूसरे शहर में। भैया की भनक किसी को नहीं थी। यही वजह थी कि वो लोग सोनम को धमका तो सकते थे पर मार नहीं, क्योंकि उसके सिवा भव्या का पता कोई नहीं जानता था। अब हुड्डी वाले लड़के के बारे में सोच सोच कर सोनम परेशान थी। आज सेकंड टाइम उसने मदद की थी, लास्ट टाइम तो नहीं, पर इस बार तो उस इंसान ने सोनम का चेहरा भी देख लिया था। सोनम उसकी बॉडी और डील डोल देख पाई थी। हुड्डी की वजह से आंखें नजर नहीं आ रही थी और मुंह पर तो मास्क रहता था। सोनम 2 गिलास पानी पी चुकी थी और अब तीसरा गिलास पानी पीते हुए सोच रही थी, मैं उसे पहचानती नहीं हूँ, पर उसे देख चुकी हूँ, तो भी वो मुझे जिंदा क्यों छोड़ गया? क्या वो मेरा चेहरा देखकर या फिर हाव भाव से समझ चुका है कि मैं किसी से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगी? और उधर हुड्डी वाला लड़का आराम से अब सोफे पर बैठ गया। सोनम का चेहरा अचानक ही उसकी आंखों के आगे आया तो वह खड़ा हो गया और बोला, नहीं, किसी के लिए भी नहीं, न तो जिंदगी और न ही मन में कोई जगह बनानी है तुझे। याद रखना कि लोगों ने मिलकर किस तरह तेरा जीना मुश्किल कर दिया और तुझे तेरे अच्छा होने का सिला मिला था, तो अब सबको सिला देना है उन्हें उनके बुरे होने का। ये जो तेरे अंदर दिन रात को सुलगता रहता है, उसे यूं ही सुलगते रहने देना और सजा देनी है सबको, उनके सारे गुनाह को। जलकर मरने की तड़प क्या होती है बताना है सबको। अब जो बदला है तो बदला ले। आज किसी से आज किसी के मिल जाने से जिंदगी में दोबारा टर्निंग पॉइंट मत आने दे। कोई भी मायने नहीं रखता तेरे लिए। बदला, बदला और सिर्फ बदला। नजरअंदाज कर
हर उस चीज को जो तेरा ध्यान भटकाने की कोशिश करे। बचपन से डरता आया है, अब जब इतना मजबूत किया है कलेजे को कि हर खतरे का सामना अकेले कर सकता है, तो किसी भी वजह से कमजोर नहीं पड़ना है तुझे। दूर रहना है हर चीज से जो तुझे कमजोर बना सकती है। किसी भी जज्बात के लिए तेरे जहन में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। याद रख, सुकून उधार के होते हैं पर जुनून खुद के। यहाँ सब खुद को इंसान कहते हैं पर है ये जंगली। हर बुराई के मुंह पर अच्छाई का खून लगा है। कत्ल होता कत्ल होता रहा हमेशा से अच्छाई का। अब जो जिंदगी में कांटे मिले हैं तो कांटों से ही गुजारा कर और सबको उन कांटों की चुभन महसूस होने दे। तेरा मुकद्दर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। जरा सी देर के लिए उजालों की ख्वाहिश मत रख। याद रख कि तू न याद रख कि न तू किसी का है और न ही कोई तेरा है। शराफत और अच्छाई की दहलीज जब लांग ही दी है तो दोबारा उस रास्ते पर कदम मत बढ़ाना। इस जमाने में शरीफों की कोई इज्जत नहीं है। इतने अच्छे दिल में नफरत और बदले के जुनून को भर दिया इस जालिम दुनिया ने। अब फिर से उन्हें खुद के साथ खेलने और तोड़ने का मौका नहीं देना। कोई भी जहन में आकर अच्छी यादों पर लगी संकाल को कितना भी क्यों ना बजाए, पर तुम्हें उस दरवाजे को नहीं खोलना है। ये मन जब इस संसार और खोखले इंसानियत से रिक्त हो चुका है तो उसे बढ़ने की इजाजत किसी को नहीं देनी है। अब वो वापस से सोफे पर बैठ गया और कुछ लोगों को नेट पर सर्च करने लगा। और उधर प्रदीप लखनऊ जाने की तैयारी कर रहा था। कॉन्सर्ट था। सोनिका उसके पास आई और बोली, ओ हेलो, कहाँ तैयारी हो रही है? मैं भी चलूंगी साथ में। प्रदीप के सामान पैक करते हुए कहा, हाँ तुम भी साथ चल रही हो सच्ची? ये कहते हुए सोनिका ने उसको हक करना चाहा तो प्रदीप तुरंत दूसरी तरफ हट गया और सोनिका बेग के ऊपर ही धड़ाम से गिर पड़े। प्रदीप हंसने लगा और बालों को फूंक मारकर उड़ाते हुए अब उसकी तरफ बढ़ी तो प्रदीप यहाँ से वहां भागने लगा। अरे यार, तुम खुद गिरी हो, मैंने क्या किया है? तो सोनिका बोली, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम न हटते न मैं गिरती। सोनिका ने उसे पकड़ने की कोशिश जारी रखते हुए कहा। प्रदीप ने कुछ देर के बाद उसकी बाहों में आते हुए कहा, हाँ तो ठीक है ना? हर बात के लिए एक्साइटेड होकर गले लगना जरूरी है क्या? सोनिका ने कुशल से उसे मारते हुए कहा, एक तरफ कहते हो कि दोस्त हो और दोस्त के गले लगना कब से बुरी बात हो गई। प्रदीप में खुद के सीने पर झुकी सोनिका को हटाना चाहा तो वो अड़ गई और बोली, एक मिनट, नजर क्यों चुरा रहे हो? मेरी तरफ देखो। कोई और पसंद आ गई है क्या जिसके गले लगना तुम्हें अच्छा लगता है? अब वो चाहिए ना तुम्हें गले लगने के लिए? प्रदीप ने उसे अपने सीने पर से हटाते हुए बेकरारी से कहा, नहीं यार, तुम्हें चाहिए, सिर्फ तुम, और कोई नहीं। अब सोनिका उसकी आंखों में देखने लगी तो प्रदीप ने उसे पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और सीने से लगाते हुए बोला, खुश? तो सोनिका बोली, हमेशा मेरे लिए ही रिजर्व रहनी चाहिए ये जगह, समझे ना? वरना टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। प्रदीप ने उसे खुद से दूर किया और बोला, तुम भी इसी तरह मुझ पर हक जताती रहना हमेशा, वरना? सोनिका ने कहा, वरना? सोनिका ने उसको आंखें तिरा कर देखते हुए कहा। प्रदीप ने हंसते हुए कहा, वरना मैं रह नहीं पाऊंगा। सोनिका ने आईब्रोज ऊपर करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ओह तो ये बात है। प्रदीप ने भी हंसते हुए उसके सर पर हल्के से हाथ मारते हुए कहा, ज्यादा खुश मत हो, मजाक था। सोनिका अब रुक गई और किचन की तरफ भागी तो प्रदीप भी पीछे पीछे वहीं आ गया और चेयर पर बैठी सोनिका के आगे पानी का गिलास कर दिया। वो पानी पीने लगी तो प्रदीप भी बोतल से पानी पीने लगा। फिर दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठे। अब प्रदीप कॉन्सर्ट में चला गया और सोनिका होटल में बैठकर टीवी पर लाइव देख रही थी। अयान गाते हुए बहुत ही मस्त लग रहा था। सोनिका की नजर उस पर पड़ी तो वो भी तारीफ कर बैठी, किसी की तरह लगता है ये। याद नहीं आ रहा किसकी तरह। कमाल का लुक है इसका। क्राउड पागल हुई पड़ी है बंदे के पीछे। जाने किसको मिलेगा? जिसे मिलेगा इतराती फिरेगी तो वो। कॉन्सर्ट खत्म हुआ और अयान ने फ्लाइंग किस दिया तो लड़कियां तो बावली हो उठी। सोनिका ने टीवी ऑफ किया और प्रदीप का इंतजार करने लगी। अब लौटने में देर हो गई थी। प्रदीप आते हुए रास्ते में किसी को देखकर रुक गया और बोला, हरीश? हरीश मुड़ा तो प्रदीप को देखते ही आकर हाथ मिलाया और बोला, कैसा है? प्रदीप ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक हूँ। तू लखनऊ में? तो हरीश बोला, हाँ।
इधर ही शिफ्ट हो गया हूँ। बैंक में जॉब करता हूँ। मम्मी हॉस्टल चलाती है। तभी प्रदीप ने कहा, गुड। फ्री हो तो चल होटल में बैठेंगे। हाँ तो चल, हरीश ने कहा और दोनों प्रदीप की गाड़ी से होटल के लिए निकल गए। प्रदीप ने हरीश के साथ होटल में जैसे ही एंट्री की, सोनिका हाजिर हो गई और बोली, आ गए जनाब। हरीश को देखकर वो चुप हो गई, उसका चेहरा देखने लगी। प्रदीप ने हरीश की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये हरीश है, मेरा पुराना दोस्त। सोनिका ने हंसते हुए कहा, हाँ, है सही नाम है तो हरीश नहीं, हनुमान जी नाम होना चाहिए था तुम्हारा। हरीश तो बस सोनिका और प्रदीप का मुंह देखा जा रहा था। सोनिका ने उसे गंभीर देखा तो बोली, सूट कर रहा है तुझ पर, पूरे हनुमान जी लग रहे हो। अब प्रदीप बस सोनिका के हाव भाव देख रहा था कि क्या पता उसे कुछ याद आ जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। वो जाते हुए बोले, चलो ठीक है, तुम दोनों बातें करो, मैं चली सोने, बहुत नींद आ रही है। उसके जाते ही हरीश बोला, ये तो, प्रदीप ने बात पूरी करते हुए कहा, हाँ, कोचिंग वाली सोनिका है। हरीश ने अचंभे से कहा, ये तेरे साथ क्या कर रही है? प्रदीप ने उसे पूरी बात बता दी तो हरीश बोला, इसकी बहन सोनम, वो सोच रही है कि सब मर चुके हैं, कोई नहीं बचा उसका अपना। उसकी क्या हालत हो रखी है यार। प्रदीप ने हैरानी से कहा, तुझे कैसे पता चला? तू कब मिला उससे? हरीश बोला, "आ, आ रहा था यार, एक दिन ड्यूटी से वो एक बच्ची के साथ भागती हुई मुझसे टकरा गई थी। कुछ लोग पड़े थे उसके पीछे, मुझसे टकराने पर उसके मुंह से भी हनुमान जी ही निकला था, पर कोशिश करने पर भी उसने मेरा नाम याद नहीं आया। उसे परेशान और बदहास सी देखकर, पूरी बात सुनकर उसकी मदद करनी चाहिए, तो बच्ची को मेरे हवाले करके और फोन नंबर लेकर अपने रास्ते बदल लिया था। वो कभी कभी मुझे कॉल करती है पीसीओ से। मेरी मम्मी के हॉस्टल में ही है वो बच्ची। दिल्ली से दूर कर दिया उसने भव्या को, ताकि कोई भी ना ढूंढ पाए उसे। जब तक उसका पता नहीं लगेगा, सोनिका को कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि एक वो है, एक मैं। और अब तू जानता है कि वो बच्ची कहाँ है? प्रदीप ने कहा, बहुत गलत हुआ उसके साथ, पर अगर सोनिका वहां पहुंच जाती तो बचती तो ये भी नहीं है, इसीलिए अपने पास ही रखा हुआ है। यार, दोनों के साथ गलत होने से अच्छा है कि कोई तो बचे। वैसे सही है, तुझे ये दोनों बहनें हमेशा से हनुमान जी कहती आई है, तो सोनम के लिए तूने उस रोज उसका संकट हर के संकट मोचन वाला काम किया है। भव्या तेरे पास है तो वो सुरक्षित ही है, और उधर सोनम भी सुरक्षित है। हनुमान जी क्या नामकरण है। दोनों ने ही मन में सोचा और फिर दोनों मुस्कुरा उठे। हरीश रात में होटल में ही रुका और मॉर्निंग में वहां से अपने घर चला आया। नेक्स्ट डे रुकना था तो प्रदीप सोनिका को लेकर अमीनाबाद चला आया। वहां से उसे कुछ कपड़े दिलाए। इसी बहाने सोनिका का घूमना भी हो गया। वो बहुत खुश थी और प्रदीप के हाथ में अपनी हथेली उलझाए मजे से घूमती रही। अंधेरा होने लगा तो वो होटल लौट गए। उसी रात लखनऊ में ही एक फार्म हाउस पर हुड्डी वाला लड़का एक आदमी के सामने बैठकर बोला, क्या लगता था कि दिल्ली से भागकर लखनऊ में बस जाएगा तो तेरे किए गुनाह से तेरा पीछा छूट जाएगा? वो अधमरा सा जमीन पर पड़ा आदमी बोला, कौन से गुनाह की बात कर रहे हो? हुड्डी वाला लड़का ताली बजाते हुए बोला, राइट, इतने गुनाह किए हैं कि याद भी कैसे होगा कि कौन से गुनाह की बात हो रही है। तो सुन, उस गुनाह की सजा देने आया हूँ जिसमें तूने अपने इन हाथों से किसी के सीने पर गोली चलाई थी और वो तुरंत दम तोड़ गया था, लेकिन तेरा जी नहीं भरा था। तूने फिर उसकी बीवी को भी अपनी बंदूक की गोली से मार डाला। आज मैं भी तुझे मोक्ष दिलाऊंगा। ये सुनकर वो लड़का गिड़गिड़ा उठा। अब वो जमीन पर पड़ा आदमी बोला, मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता, जानबूझकर कुछ नहीं किया था। अगर हम उस रोज उसे ना मारते तो हम पकड़े जाते, इसी वजह से गोली चलानी पड़ी। वो हमारे बीच आ गया था, हम बस चोरी करने आए थे, किसी की जान लेने नहीं। तभी हुड्डी वाले ने माचिस निकालते हुए कहा, माफी शब्द से कोई सरोकार नहीं है। तभी वो आदमी बोला, माफ कर दो, वो चोरी हमने उनके रिलेटिव भीम के कहने पर की थी। उन्हें पैसे चाहिए थे। हुड्डी वाले को पता चला कि उस घटना के पीछे मुख्य आरोपी भीम था। उस वक्त वो छोटा था और सदमे में था, तो वो जान ही नहीं पाया था कि जो हुआ वो क्यों हुआ। बस वो उन लोगों को पहचानता था जिनके जिसने उसके माँ बाप को मारा था। अब उसकी लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया था। उसने जलती तीली उस पर फेंकते हुए कहा, ऊपर जाकर उनसे माफी मांग लेना जिन्हें उस रोज मार कर तुमने ऊपर कर दिया था। अब वो हुड्डी वाला वहां से फौरन बाहर निकल गया।
और उधर कांस्टेबल अरविंद बेहद परेशान था। जहीदा चाय का कप रखते हुए बोली, लो चाय पियो। तभी अरविंद ने बिना उसकी तरफ देखते हुए कहा, हटाओ यार, दिमाग घुमा दिया है इस आदमी ने। जगह बदल बदल कर घटनाएं हो रही हैं, कब किसको मारेगा कुछ पता नहीं रहता। हाँ, इतना तो है कि जिनको भी मारा है उनके रिकॉर्ड अपराध दिख रहे हैं, लेकिन कब कौन से अपराधी का नंबर है ये कैसे पता चलेगा। हम दिल्ली खंगाल रहे हैं और वो लखनऊ में कांड कर रहे हैं। अब जहीदा ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, चाय ना पीने से परेशान होने से वो मिल जाएगा क्या? दिमाग ठंडा रखोगे तभी काम करेगा। तभी योगेश भी आकर बैठते हुए बोला, हे गाइस, मुझे ही क्यों छोड़ आए थे? चाय का शौकीन मैं भी हूँ। योगेश ने अरविंद वाला कप लेकर जैसे ही सिप लिया, जहीदा ने उसे घूर कर देखते हुए उसके पैर पर अपने पैर दे मारे। योगेश ने शांति से कहा, क्या है यार, उसे नहीं पीनी तो मैं पी गया। जहीदा ने चिढ़कर कहा, मैंने उसके लिए मंगाई थी। योगेश उसे प्यार से देखते हुए बोला, कभी मेरे लिए भी मंगा लिया करो। जहीदा ने मुंह पिचका दिया और अरविंद से बोले, क्या यार, पूरा दिन तो थाने में सर खपाते हो, यहाँ चाय पर बुलाया है तो थोड़े रिलैक्स हो जाओ। तभी अरविंद ने जाहिदा और योगेश की आंखों में देखते हुए कहा, वो जो भी है उसके साथ कोई न कोई ऐसी घटना घटी है जिसमें उसके किसी अपने की मौत आग लगने से हुई है, तभी वो लोगों को जला कर मारा है। तो जहीदा ने सोचते हुए कहा, बात तो सही है। सारे ऐसे केसेस की डिटेल निकालनी होगी जिसमें जलकर मौत हुई है, और फिर उस परिवार के परिजनों पर छुप कर नजर रखनी होगी ताकि अपराधी का पता चल सके। तो योगेश कहता है, छिपना क्यों है, सीधे सीधे पूछताछ के लिए रिमांड में ले लेते हैं ना। तभी जहिदा ने उसे घूरते हुए कहा, जैसे वो मुंह खोल ही देंगे, और खोल भी दे तो कौन सा सच उगल देंगे। तुम्हारे इस आइडिया के चलते उल्टे सतर्क और हो जाएंगे वो। अरविंद ने सोचते हुए कहा, सही कह रही है जहीदा, सभी थानों पर जलकर मरने वाले केसेस की डिटेल निकलवाने हैं। सभी थानों पर जलकर मरने वाले केसेस की डिटेल्स निकलवाते हैं और फिर गुपचुप तरीके से उन पर नजर रखते हैं। अब सभी राजी हो गए और फिर अपने गंतव्य में निकल गए। ये जो योगेश से कोचिंग में पढ़ता था और आगे ही बैठता था, वो उसी वक्त से जहीदा को पसंद करता था, जबकि जहीदा हमेशा से अरविंद की दीवानी थी। अरविंद पहले तो मस्त मौला सा था और खुद को सबसे सुपर साबित करने में लगा रहता था, लेकिन सोनिका के आने के बाद से वो भी सोनम का दीवाना था। कोचिंग में वो हमेशा उसे क्रिटिसाइज करता रहता था, पर मन ही मन उसे बहुत ही पसंद करता था। वहीं योगेश की उन दोनों से जरा भी नहीं बनती थी। योगेश की हर बात को वो काट देती थी, पर फिर भी योगेश बड़बड़ करता ही रहता था। वो अक्सर उन दोनों को चुईया कह देता, जिससे वो चिढ़ उठती थी और फिर नए नए नामों से उसे नवाज देती थी। जिन इलाकों में सोनम का मकान था, वहीं दूसरे मोहल्ले से बहुयातन में मोहल्ल मुसलमानों की बस्ती थी। वे मिलजुल कर रहते, पर अक्सर जब दंगे भड़क उठते तो वहां के माहौल में भी गर्मी देखने को मिलती थी। बचपन से अब तक वो 2 बार दंगे देख चुकी थी। इधर फिर से माहौल में गहमा थी गहमा गहमी थी। दंगे के हालात बन रहे थे। अभी तो ज्यादा वक्त भी नहीं बीता था, तकरीबन साल 1.5 साल पहले ही तो दंगे हुए थे। हिंदुओं ने मुसलमानों के और मुसलमानों ने हिंदुओं के घर और दुकानों को जलाकर खाक में मिला दिया था। लड़कियों और औरतों के तो हालात ही क्या कहें। दोनों ही धर्मों की औरतें जा दोनों ही धर्मों के और जात का हाल खराब था। समझ नहीं आता कि बात दंगों की हो या फिर आपसी दुश्मनी और लड़ाई की। हमेशा बात औरतों की असमत को तार तार करने और उनके नाम की भद्दी गालियों को देने पर क्यों जाती है। वहीं अकेली लड़की या औरत दूसरे धर्म के लोगों को दिखाई दे जाती तो उसका बुरा असर होता। अरे, जब तुम लोग एक दूसरे को छूना गुनाह समझते हो, दूसरे धर्म में प्यार हो जाए तो उसे भी पाप का दर्जा दे देते हो, तो उस वक्त एक दूसरे के धर्म की स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार करते वक्त कैसे तुम लोग पवित्र रहते हो, पाक रहते हो। अब सोनम लखनऊ से भव्या से मिलने लौटी थी, लेकिन यहाँ के हालात इतने बिगड़ चुके होंगे ये तो उसने सोचा भी नहीं था। ट्रेन से लौटी थी, काफी लेट हो गई थी ट्रेन। देर रात स्टेशन पर उतरी और किसी तरह बचते हुए वहां से निकल गई, लेकिन मोहल्ले तक पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते उसके ऑटो को दंगाइयों ने रोक लिया। सब मुसलमान थे। सोनम अब तीसरी बार मुसीबत में फंस चुकी थी।
अब क्या कोई मसीहा आएगा उसको बचाने? लेकिन एक बात तो साफ हुई, हुड्डी वाला लड़का तो नहीं आने वाला। आखिर क्यों? ये कहानी के तीसरे पार्ट में जानेंगे। अगर आपको कहानी का तीसरा पार्ट सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा देना, ताकि कहानी आती रहे और आपको पता चल जाए। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद।